सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। कोविड की सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोगों ने मास्क पहना है। यस सर। आपस में और आपसे भी पर्याप्त दूरी बनाए रखी है, लेकिन मास्क पहन के बात करने पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस दिक्कत को हटाने के लिए मास्क हटा देते हैं बातचीत करते समय। ओके सर। अगर आप भी कंफर्टेबल महसूस करो तो हटा सकते हैं मास्क। श्योर। कोविड के कोई लक्षण तो नहीं है? नहीं सर। और आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए कि हम लोग बातचीत आगे कर सकने में सक्षम हों। सर, मेरा नाम हिमांशु है। मैंने अपनी 10th और 12th की एजुकेशन जोधपुर के एन ए बेसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी की है। वर्तमान में मैं 3 साल से तहसीलदार कार्यालय बापिणी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है सर। अच्छा, तो इस समय जो आप कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारियाँ क्या हैं आपकी? सर, मैं तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर रेवेन्यू सेक्शन जो है वो डील करता हूँ। उसके अलावा विविध शाखा जिसके अंदर पीएम किसान पोर्टल, पेंशन पोर्टल और जाति और मूल निवास से संबंधित जो सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं उनका काम मैं देखता हूँ सर। जाति और मूल निवास से संबंधित जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें कई तरह की धांधली के केसेस आपके सामने भी आए होंगे। बिल्कुल सर। दूसरों के सामने भी आए होंगे, तो ये किस तरह की समस्याएं उसमें आती हैं? अभी सर मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक आशा सहयोगिनी की भर्ती होती है। उसके अंदर ग्राम पंचायत का ही निवासी होना जरूरी है। इस ऐसे में अभी जो वर्तमान में पंचायत पुनर्गठन हुआ है, इसके अंदर कई ग्राम पंचायत टूटी है। इस वजह से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए मूल निवास गलत जारी करवाने की कोशिश की, लेकिन हमने जो नई वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई किया कि वो वर्तमान में उसी ग्राम पंचायत का वोटर है या नहीं, और उसके आधार पर मूल निवास एकदम एक्यूरेट जारी किए। तो वोटर आईडी कार्ड भी तो गलत निवास पर और गलत पत्ते पर जारी किया जा सकता है? नहीं सर, वोटर कार्ड गलत जारी होना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बीएलओ, तहसीलदार और संबंधित सुपरवाइजर के साइन होने के पश्चात ही वो सर उसमें करेक्शन होता है, तो उसमें चांस कम होता है। आप एक इंजीनियर भी हैं? यस सर। तो इंजीनियरिंग के बाद आपने नौकरी के लिए कोशिश भी की होगी, नौकरी मिली नहीं? नहीं सर, एक्चुअली ये जो मेरी जॉब है ये मेरी इंजीनियरिंग के दौरान ही मेरी लग गई थी। तो इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मेरी इसकी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मैंने सोचा इसको साथ साथ। इतना शानदार इंजीनियर कनिष्ठ सहायक के पद के लिए किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा ही क्यों? एक्चुअली वर्तमान की जो जैसी परिस्थितियाँ हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अपने आप में कम होती जा रही है। इस वजह से सर बीटेक के दौरान ही मेरी जॉब लग गई थी, करने के दौरान ही, और जब जैसे ही पास आउट हुआ तो मैंने सोचा जॉब करते करते साथ में आगे तैयारी करेंगे, अगर काबिलियत होगी तो आगे अच्छी जॉब पर लग जाएंगे। इसलिए सर मैंने इसको चूज़ किया। तो अब आप आरएएस बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं? बिल्कुल है ना। तो आपके पास तहसीलदार साहब भी काम करते होंगे? बिल्कुल सर। है ना, उनसे बहुत कुछ सीखा होगा आपने? बिल्कुल सर। उनसे कौन कौन सी 3 चीज़ें आपने सीखी हैं जो आपको लगता है कि एक प्रशासक के लिए बड़ी अच्छी काबिलियत होनी चाहिए, चाहे उनमें हो या ना हो? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनको देख के लगता है ना कि ये इसमें होता तो और भी बेहतर हो सकता था, या इनमें पहले से ही है, तो कौन कौन से 3 गुण हैं? ओके सर। वर्तमान में जो हमारे तहसीलदार जी हैं वो अभी लास्ट आरएस 2016 बैच के यंग ऑफिसर हैं। उनसे मैंने जो क्वालिटी सीखी है वो पूरे ऑफिस को एक एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और हर स्टाफ से मिलजुल के काम करते हैं। तो वो मुझे मतलब जो पद सौंपने की व्यवस्था है उसको छोड़कर टीम संस्कृति को जो बढ़ावा देते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी स्पिरिट लगी। हो गई। दूसरी, उसके अलावा लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर बहुत अच्छी है। जैसे हमसे अगर कोई गलत काम हुआ है या कुछ करने में कमी रह जाती है तो वो हमारे ऊपर उस चीज़ को न डाल के खुद से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये भी मतलब हम सबको एक डायरेक्शन में लीड करते हैं, तो ये भी मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी बात। उसके अलावा ईमानदार है, हर चीज़ जनता के प्रति समर्पित है। कोई भी काम लेके आते हैं तो उनका काम फटाफट से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एक लीडर और एक बॉस, दोनों में क्या अंतर होता है, मूल अंतर? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, लीडर जो हमें किसी डायरेक्शन में लीड करता है कि हमें इस संगठन को किस दिशा में लेके जाना है। ठीक है। और बॉस लीड नहीं करता? बॉस भी लीड करता है सर। सॉरी सर, मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एडमिनिस्ट्रेटर में, एडमिनिस्ट्रेशन के मूलभूत कार्यों में सर लीडर का काम आता है। आपको संगठन को लीड करना होता है हर चीज़, हर क्षेत्र में। तो बड़ा अम्ब्रेला कौन सा है, लीडर अम्ब्रेला है या एडमिनिस्ट्रेशन अम्ब्रेला? एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अम्ब्रेला। इसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके अंदर। ठीक है सर। हिमांशु, यस सर। आप बीकानेर में रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान? यस सर। तो बीकानेर राज परिवार और जोधपुर राज परिवार में क्या समानताएं देखते हैं आप?
सर जो बीकानेर की स्थापना है वो राठौड़ राजवंश के द्वारा की गई है, और जैसा कि हम देखते हैं जोधपुर में भी जो राठौड़ राजवंशी है, जो राव जोधा के जो पुत्र हैं राव बीका, उन्होंने ही बीकानेर की स्थापना की है। अच्छा, तो बीकानेर में आपने एक और भी मंदिर का नाम सुना होगा, भांडाशाह का मंदिर। भांडाशाह, इसकी कोई विशेषता एक? भांडाशाह का मंदिर सर सुमतिनाथ के द्वारा बनाया गया है। इसकी विशेषताओं में इसकी एक मान्यता है, इसका निर्माण सर घी से मतलब किया गया है, ऐसा मैंने सुनने में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर नहीं होता डिस्कवर, तो क्या मोटर और जनरेटर हम प्राप्त नहीं कर सकते थे? सॉरी सर। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सॉरी सर। ओके, हम वर्तमान समय में एक नई टर्म सुनते हैं, क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स, ये क्या चीज़ होते हैं? सॉरी सर। नैनो ट्रांजिस्टर। चलिए, मेहरानगढ़ के बारे में कुछ बताइए। मेहरानगढ़ के किले का निर्माण सर राव जोधा के द्वारा करवाया गया। इन्होंने अपनी जोधपुर में अपनी राजधानी जब स्थापित की तो उन्होंने मेहरानगढ़ किले को एक चिड़ियानाथ टूक पहाड़ी पर स्थापित किया, उसके चारों ओर जोधपुर शहर बसाया। इसके अंदर राठौड़ राजवंश की कुल देवी जो है नागणेची माता, उनका मंदिर है। और एम सैंड राजस्थान में अभी एक प्रचलित टर्म चल रही है, क्या है ये और इसकी उपयोगिता क्यों है? एम सैंड, एमसेंट, MSAND, सैंड। सॉरी सर। ओके, आयुष जो नीति है 2020 की, क्या है ये आयुष नीति? ओके, भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ मिला था? केरल में मिला था सर। कोई जगह का नाम बता सकते हैं आप? सॉरी सर। बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो वैक्सीनेशन है, क्या सुना आपने इसके बारे में कभी? पोलियो भारत में अभी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है पोलियो? चलिए एक और बताइए मेरे को, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? जी, अच्छा, कौन सा सेगमेंट आपको कंफर्टेबल है? सर पॉलिटी अच्छी तैयार है। पॉलिटी अच्छी है। इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? अभी हाल ही में पाकिस्तान दिवस के अवसर पर जो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने वहाँ के पाकिस्तान के PM को लेटर लिखा, उसमें उनको इस संबंध में बधाई भी दी है। तो क्या अमेरिका की नीतियाँ भारत की विदेश नीतियों को प्रभावित करती हैं? बस बिल्कुल से प्रभावित करती है। कोई उदाहरण बताइए उससे। अमेरिका सर विश्व के एज ए लीडर की तरह है, तो अगर अमेरिका अगर किसी चीज़ में कोई अपनी रक्षा नीति में या उसकी जो वहाँ पर काम करने के लिए श्रमिक आते हैं उनकी नीतियों में अगर परिवर्तन करता है तो भारत पर इसका इफेक्ट पड़ता है। भारत के कई श्रमिक वहाँ पर, कुशल श्रमिक जो है वहाँ पर जॉब करते हैं IT सेक्टर में, अगर वो उन वीज़ाओं में संबंधित में कुछ संशोधन करता है तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। अमेरिका की वैश्विक स्तर पे जो नीतियां हैं वो चाइना को प्रभावित करती हैं, क्या इसका परिणाम हम गलवान घाटी में हुए कम तनाव को देख पा रहे हैं? ओके, चलिए एक और चीज़ है, राजस्थान के वैज्ञानिक संत कौन है बताया आपने? वैज्ञानिक सर जाम्बो जी के बारे में। जाम्बो जी, कोई 2-3 नीतियां बताइए उनकी। उन्होंने सर हरे पेड़ों को नहीं काटने का निर्देश दिया था, जो उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रति दिखाता है समर्पण। उसके अलावा उन्होंने नशा मुक्ति का संदेश दिया था। कहाँ पर है इनका मुख्य धाम? कहाँ पर है? मुख्य धाम सर बीकानेर के मुकाम गांव में है सर प्लीज। हिमांशु, यस सर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक पारित किए हैं। यस सर। आपको क्या लगता है कि ये जो विधेयक हैं, जो ये बिल बनाए गए हैं, जो अब कानून का रूप ले चुके हैं, क्या इसमें सच मायने में ऐसी है कि जिसमें किसानों की स्थिति में सुधार होंगे या ये सिर्फ जुल्म है? नहीं सर, इसमें सुधार होने की सर उम्मीद है। इसमें जो जैसे प्रावधान इसके अंदर कर रखे हैं, जैसे किसान अपनी उपज को APMC मंडी के बाहर बेच सकते हैं, उसके अलावा निजी निवेशक जो इस कृषि अवसंरचना में निवेश करने के लिए इसमें इस विधेयकों से प्रोत्साहित होंगे, तो कृषि में सर निवेश बढ़ेगा। तो जो कृषि कई सारे संगठन ऐसे हैं, जो किसान संगठन है ऐसे, जो उसको काले कानून के रूप में ऐसे संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस कानून में काला क्या है? उनका मानना है सर कि इसमें MSP का जिक्र नहीं किया गया है, MSP को इसमें बताया नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर जो निजी निवेशक और किसान के बीच जो समझौता होगा उसके बारे में स्पष्ट नियम नहीं है। जो SDM इसके बारे में जो मतलब कमेटी गठित करेगा, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, इनके बीच जो विवाद है उसका सुलझाना किस तरह से होगा, इस बारे में स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण जो किसान है वो हमेशा इससे नेगेटिव रूप से मतलब होते हैं। क्या आपको लगता है अनुबंधन खेती देश की या फिर खासकर राजस्थान की कृषि के सुधार के लिए महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है? बिल्कुल सर। अनुबंधन कृषि के अंतर्गत किसान को फिक्स्ड प्राइस पहले से तय कर दिया जाता है कि आपको इतना उत्पादन और इस कीमत पे हम आपसे खरीदेंगे।
तो इससे किसान को आय की एक निश्चितता होती है, तो वो कृषि में अधिक निवेश कर पाता है और अच्छे से मतलब कृषि कर पाता अच्छा, है। एक चीज़ समझ में नहीं आई मेरे को भी कि अगर देखा जाए तो कृषि एक राज्य सूची का विषय है, Yes. तो केंद्र सरकार इस पे कानून क्यों बना रहा है और कैसे बना पा रहा है? कृषि सर, इससे संबंधित प्रावधान सर कुछ संवर्ती सूची में भी है, सिंचाई से संबंधित प्रावधान जो है, तो इस ठीक है। वजह से सर केंद्र सरकार ने इस पे नियम बनाए हैं। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल सर क्या ये नए कानून है या किसी में संशोधन किए गए हैं? संशोधन किए गए हैं सर। संशोधन किए गए हैं, ठीक है। आवश्यक कौन वस्तु कौन से? संशोधन अधिनियम, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम वो शायद संशोधन है, बाकी 2020। तो ये किस कानून में संशोधन किया गया था? सॉरी सर। अच्छा, आवश्यक वस्तुओं का नाम तो सुना ही होगा आपने। कौन कौन सी 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो आवश्यक वस्तुओं में शामिल की गई हैं? इस बिल के अंदर सर जी। इसके अंदर सर एक तो अनाज, तिलहन, आलू, प्याज। अच्छा, किस स्थिति में इन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो सीमाएं हैं उसमें सुधार या फिर बदलाव किए जा सकते हैं? सॉरी आपको पता है ना, आवश्यक वस्तुओं का जो होल्डिंग होती है उसके लिए कुछ कानून बनाए गए थे, उसी के लिए बनाया गया कि उसकी कालाबाजारी रोकी जा सके, ठीक है ना। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि जिस समय पर हम इन संशोधन के अंतर्गत जो इस फसलों को रखा गया है, इनकी जो होल्डिंग की सीमाएं हैं इन्हें बढ़ा या घटा सकते हैं? सही। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ युद्ध की स्थिति में, और कैसी स्थितियां हैं? उसके अलावा जैसे अभी कोरोना महामारी आई है, इस समय में भी कई संगठन होते हैं जो इनकी कालाबाजारी करते हैं, इनको अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। उस समय ये जो नियम है ये काफ़ी लाभदायक होते हैं सर आम लोगों के लिए। अच्छा, और उसके अलावा प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, कोई बाढ़ या इस ऐसी परिस्थिति जहाँ पर मतलब खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, उस स्थिति में भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, राजस्थान की जो कुल व्यवस्था है, जो हम आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कृषि का योगदान क्या है उसमें? राजस्थान की सर कृषि प्रधान अपने आप में राज्य रहा है। कृषि का योगदान सर 52% के आसपास, 52% सॉरी सर 25% के आसपास। 25% है, तो ये कृषि प्रधान हुआ? मतलब मैक्सिमम जनसंख्या जो है सर वो कृषि कार्य में संलग्न है। अच्छा, किस तरह की कृषि? क्या इसमें पशुपालन भी शामिल है या फिर मुख्यतः कृषि ही शामिल है? नहीं सर, दोनों शामिल है, पशुपालन कृषि दोनों साथ और साथ पशुपालन अगर हम लोग देखें, पशुधन में राजस्थान का स्थान कौन से स्थान पर है जनगणना के आधार पर? सर राजस्थान में सर 5 करोड़ के आसपास पशु हैं। इसका स्थान सर शायद 2nd नंबर पे, I'm श्योर नहीं हूँ सर। अगर घटते हुए क्रम में हम पशु की जनसंख्या को देखें तो ऊँट, सुअर, बकरी, मुर्गी, इनको घटते हुए क्रम में लगाएं। सबसे अधिक संख्या में सर बकरी है। ठीक है, सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं है इस बारे में। चलिए। तो ये बताइए कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? राजस्थान एकीकरण सर 7 चरणों में पूरा हुआ कौन था कौन सर। से चरण थे? सर पहला चरण था सर मत्स्य चरण। इसका ये सर 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसके अंदर जो पूरी राजस्थान के जिले हैं, करौली, भरतपुर, धौलपुर, इनको सर सम्मिलित किया गया था। ठीक है। फिर दूसरा चरण सर 28 मार्च को हुआ था। उसका नाम सर पूरी राजस्थान या राजस्थान संघ नाम से था। उसके पश्चात सर, सॉरी सर कंफर्म याद नहीं। कितने संभाग हैं राजस्थान में? 7 संभाग है सर। कौन कौन से? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर। सबसे अधिक जनसंख्या किस संभाग की है? जयपुर संभाग है सर। और सबसे कम? धौलपुर जो भरतपुर संभाग है उसके सर। अच्छा, ये बताइए कि जो कोविड के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, इकोनॉमिक परिवर्तन भी हुए हैं, आपने अपने जीवन में भी महसूस किया होगा। इस कोविड के दौरान आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ या आप में क्या बदलाव आया? कोविड की सिचुएशन के दौरान सर मैंने इस दौरान हमारी सर ड्यूटी तो लगातार ऑफिस में रहती थी, हम लगातार मतलब आमजन के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान मैंने खाली समय में हॉबीज़ डेवलप की कुछ, जैसे पेंटिंग है, इसके अलावा बैडमिंटन खेलना भी उस टाइम मैंने शुरुआत किया शाम को या सुबह। उसके अलावा मैंने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना स्टार्ट किया कि ताकि मैं फिजिकली फिट रह सकूं, ताकि कोविड जैसी अगर हो भी जाए तो भी मैं इससे बच सकूं। उसके अलावा परिवार का इंपॉर्टेंस क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में, परिवार के लोग किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं इस चीज़ में, उसके प्रति मैं मतलब बढ़ा है सर। अच्छा, वायुमंडल में कभी कभी हम लोग बात करते हैं आर्द्रता की, कभी कभी बात करते हैं शुष्कता की, सब शब्द सुने आपने? बिल्कुल सुने सर। तो अगर हम लोग एक मॉइस्ट एयर ले लें, आर्द्र हवा ले लें, और शुष्क हवा ले लें, दोनों में भारी कौन सी होती है? आर्द्र हवा भारी होनी चाहिए। आर्द्र हवा भारी होनी चाहिए, ये तो ऑब्जेक्टिव बात है, या तो होगी या नहीं होगी। होगी सर, आर्द्र हवा भारी होगी सर। आर्द्र हवा भारी होगी, क्यों होगी भाई? उसमें आर्द्रता है, उसमें पानी की मात्रा है, तो वो सर। आर्द्रता क्या होती है? मॉइस्चर की जो उसमें
वाटर की जो मात्रा है सर वो ज़्यादा होती है आर्द्र। आर्द्रता को कहते हैं कई, निरपेक्ष आर्द्रता भी कहते हैं, सापेक्ष भी कहते हैं, विशिष्ट भी कहते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? ये टर्म नहीं सॉरी सर। इन तीनों में से कोई भी टर्म नहीं सुना आपने? नहीं सर। ओस क्या होती है? वो सर सुबह के मौसम में जो पेड़ पौधों पे जो जमती है, जो रात के समय में जो उन पे जम जाती है, उसे ओस कहते हैं सर। अच्छा, अभी हमारे भारत और चीन के संबंध कैसे हैं? भारत और चीन के संबंध अभी तो सर सही नहीं लग रहे, लगभग सही नहीं लग रहा है। सीमा पर लगातार परेशानियां आ रही है। कहाँ किस सीमा पर आ रही है? एलओसी पर आ रही है? बॉर्डर पर, हाँ, एलओसी पे, सियाचिन में काफ़ी सारे उसे एलओसी कहते हैं, एलएसी कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। एलएसी कहते हैं ना। तो क्या विवाद, क्या चीन क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं? चीन सर अक्साई जो चीन है उस पर लगातार अपना आधिपत्य दर्शाता है, और उसके अलावा उस क्षेत्र में कई सारी परियोजनाएं, जैसे सड़क निर्माण हुआ, इस तरह की परियोजनाएं चला रहा है। कौन सी सड़क परियोजना चला रहे हो? सॉरी सर, इसके बारे में सीपीईसी का नाम सुना है आपने? यस सर, सुना है। क्या है ये? फुल फॉर्म क्या है? ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो भारत के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर ये बनाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान और चाइना के बीच एक लिंक रोड का निर्माण होगा, जिसका यूज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। तो भारत को इससे आपत्ति है, भारत की जो संप्रभुता है उस पर ये एक तरह से खतरा है सर। तो भारत इसके काउंटर में क्या कर रहा है? अच्छा, भारतमाला परियोजना का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सर हम आर्थिक जो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका डेवलप कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर देश में। इससे देश के जो विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको आपस में जोड़ा जाएगा। इससे जो औद्योगिक संस्कृति को सारे राज्यों से होकर जाएगी परियोजना? इसमें सर काफ़ी सारे हाईवेज और काफ़ी सारे डेवलप किए जाते, लगभग हर एक स्टेट को इसमें मतलब कवर किया जाएगा सर। सारे स्टेट को कवर किया जाएगा। अच्छा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम सुना होगा आपने? नहीं सर। राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर ये गुजरती है या नहीं गुजरती है? जानकारी नहीं है सर। इसकी जानकारी नहीं है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? सर 6.5 और 7 करोड़ के आसपास है सर। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल सर 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, ज़मीन को मापने की जो इकाई होती है, सबसे छोटे से बड़े की ओर अगर हम लोग चलें, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? ज़मीन को सर हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर सबसे जो छोटी इकाई है वो है विश्वांसी। उसके ऊपर उसके बाद आता है बिस्वा, फिर बीघा, और फिर हेक्टेयर, और फिर एकड़। इस टाइप से सर उनको है निर्धारित। 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1 एकड़ में सर 1 हेक्टेयर के अंदर 1.6 एकड़ होते हैं सर। तो हेक्टेयर बड़ी इकाई हुई ना सर। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? 1 हेक्टेयर के अंदर 1.95 बीघा होते हैं सर। अच्छा, राजस्थान में औसत व्यक्तियों की देखें तो उनके ऊपर ज़मीन की उपलब्धता कितनी है? एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं आता। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए हिमांशु, बैठिए। थैंक यू सर। तो आप अभी जोधपुर से आए हैं? यस सर। फिर वापस जोधपुर जाएंगे? इंटरव्यू कब है आपका? 9 तारीख को है। तो वहाँ से फिर अजमेर सीधा जाएंगे? यस सर। तो छुट्टी है आपकी कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ, छुट्टी तो सर सोच रहा हूँ लेने का। 9 तक सर को मैंने बोला है, तहसीलदार जी को भी। तो क्या कह रहे हैं तहसीलदार साहब? उनके ले लो, उनके भी इंटरव्यू है, वो भी दे रहे हैं, इस बार ऑफिस अपियर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका तो हो गया, तो वो तो सपोर्टिव है सर। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो क्या लगा आपको इंटरव्यू देने के बाद? फैक्ट्स और करंट्स पे थोड़ी मेरी वीक है पोजीशन। कमजोरियों पर ही ध्यान काहे देते हो? मजबूत पक्ष क्या रहा इंटरव्यू का? मजबूत पक्ष ये हो सकता है कि मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ वो इससे संबंधित है। उसके अलावा मेरा बैकग्राउंड जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड में ठीक अच्छे परसेंटेज है, वो हो सकता है सर। ठीक है, तो अच्छी बात है, कई सारी अच्छी बातें हैं। तो खराब पर ही ध्यान देना ज़रूरी तो है नहीं, है ना? कमज़ोरी और मजबूती 2 पक्ष होते हैं किसी व्यक्ति के। आपके बहुत सारे मजबूत पक्ष हैं, लेकिन मजबूत पक्ष तो हैं ही, कुछ कमज़ोर पक्षों के लिए ही आप आए हैं जोधपुर से यात्रा करके, है ना? तो उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो राजस्थान की जानकारी आपकी ठीक है, मतलब गड़बड़ नहीं है, और ठीक की कोई सीमा नहीं होती है। जितना ज़्यादा जाने उतना ही कम होता है जानकारी, तो ऐसी चीज़ है। उसके बाद आपने एक विषय चूज़ किया, पॉलिटी। यस सर। पॉलिटी, लेकिन बहुत कंफर्टेबल आप लगे नहीं पॉलिटी में भी। सॉरी सर। जब पॉलिटी आप चूज़ करते हैं तो आपको उम्मीद ये थी कि संविधान के कुछ अनुच्छेद वगैरह पूछेंगे ये लोग। बिल्कुल सर। है ना? तो पॉलिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया उसका।
तो जो घटनाक्रम चल रही है या तो चुनिए मत उसको, या जब चुन रहे हैं तो फिर आसपास की चीज़ों को, जैसे आपने कहा करंट अफेयर्स, तो आसपास की चीज़ों को कलेक्ट करके रखिए, कनेक्ट करके रखिए, राइट, कि क्या कैसे कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है। फिर राजस्थान के एकीकरण की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी आपने हथियार डाल दिए। तीसरी चीज़, चौथी बात यह है कि आपके डिपार्टमेंट से भी अगर सवाल पूछा गया तो हेक्टेयर और एकड़ को आपने चेंज कर दिया। ये ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी आपको नहीं है, आपने ऐसा किया केवल घबराहट में, ठीक है, और घबराने की कोई वजह नहीं है। तो ये हो जाता है, कई बार होता है कि पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, और कई बार होता है कुल्हाड़ी के ऊपर बैठ जाना, है ना। तो दोनों में दिक्कत ये है, तो क्यों हम कुल्हाड़ी के पास ही क्यों जाएं, और कोई वजह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका प्रेजेंस ठीक है, आपकी एंट्री शानदार है, आप दिखते अच्छे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, आप बैठे बहुत अच्छे तरीके से हैं, आप जवाब का फ्लो आपका अच्छा है, घबराने की कोई वजह नहीं। जहाँ जहाँ आपको आंसर नहीं आ रहा है वहाँ वहाँ आप अल्ट्रा अपोलोजेटिक हो जा रहे हैं, जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया है। गुनाह नहीं है ये, बहुत सारी चीज़ें हमें तो पूछना है केवल, तो हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि सारी चीज़ें सबको पता ही हों, और नहीं पता होना गुनाह नहीं है, माफ़ी मांग के आगे बढ़िए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उस समय देख रहा हूँ कि आपकी वॉइस कम हो जा रही है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जा रहा है, कॉन्फिडेंस कम होता है, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक सर, सॉरी सर नहीं पता है, मैं कोशिश करूँगा, या पढ़ना चाहिए था सर, पढ़ा नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, है ना। इस तरह के शब्दों का प्रयोग, वो लोग भी इंसान ही होते हैं, और आपको और प्रमोट करने के लिए और चयन करने के लिए ही इंटरव्यू बोर्ड होता है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस चूँकि आपका बैकग्राउंड है, और आपने कहा कि हमारी खूबी भी है कि बीटेक हमने किया है, तो एक हमारी क्वालिटी है, तो क्वालिटी को आप साबित कीजिए। तो साइंस में थोड़े से हाथ तंग दिखे, है ना, और ख़ास तौर पे जो अप्लाइड साइंस था, तो उसमें तो थोड़ा सा सब्जेक्ट जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे उनका कोई भी एक विषय वस्तु उठाइए, कोई भी एक क्षेत्र उठाइए, और ऊपर ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कुछ डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं ना, हर चीज़ में की वर्ड्स होते हैं, उनको देख लीजिए। राजस्थान के ऊपर आप काम कर लीजिए, कंटेंट के ऊपर जितना काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अपने डिपार्टमेंट की थोड़ी सी कार्यशैली को आप देख लीजिए कैसे काम करता है, और घबराना नहीं है, घबराना किसी बात के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ खोने के लिए नहीं है, आप ऑलरेडी एक सुरक्षित पद पर हैं, इससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू में नहीं हुआ तो डिमोशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कई लोगों के पास तो ये भी नहीं है, तो उनका डर तो वाजिब दिखाई देता है। आपके पास डरने की कोई वजह नहीं है। आप हमारे ख्याल से, हमारे अनुभव से आप बड़े शानदार कैंडिडेट हैं। बैडमिंटन से सवाल जानबूझकर नहीं पूछा गया, क्योंकि आप तैयार करके आए होंगे, है ना। तो बैडमिंटन वाले पक्ष से हो सकता है कि कौन वर्ल्ड चैंपियन इस समय कौन है, कौन सा इसमें गेम खेला जाता है, कौन कौन से ट्रॉफियाँ होती हैं, राइट, भारत के प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं, या भारत में सबसे शानदार खिलाड़ी कौन है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, रैकेट का साइज़ वगैरह, मटेरियल, तो आप तैयार कर ही लेंगे। आईआर वाले पक्ष पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पॉलिटी आप चूज़ कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आपने सुना ही नहीं है आर्द्रता, ये तो बड़ा गुनाहगारी वाला किस्सा हो जाता है। तो क्योंकि ये बड़े साधारण शब्द हैं, जब भी आप पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें आर्द्रता आता ही आता है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक शब्दावलियाँ हैं, इनको आप अपने साथ फैमिलियर कर दीजिए। जो भी 2-4-5 दिन का समय है, चाहे आपको छुट्टी लेनी पड़े तो छुट्टी ले लीजिए। बिल्कुल सर, ठीक है ना। इंटरव्यू के बाद फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। आपका कोई सवाल? ठीक है, कुछ नहीं सवाल। ठीक है, ठीक है सर, तो जाइए, ऑल द बेस्ट, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, थैंक यू सर, है ना, दबंगई के साथ उत्तर देना है। ओके सर, ऑल द बेस्ट।